हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है, जैसा कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज़ की शुरुआत की है, उसमें एक मिनट दोस्तों, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी सीरीज़ की शुरुआत की है, मैंने क्लास 6 में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये चैप्टर देखने से पहले आप चैप्टर 1 को और जो भी पिछले वीडियोस हैं उनको देखना ना भूलें, ठीक है। और साथ ही मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है राज्य से साम्राज्य। राज्य से साम्राज्य कैसे बना दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा, एक छोटी सी बस्ती होती है, फिर नगर बनता है, नगर से फिर शहर बनता है, शहर से जिला बनता है, जिला से राज्य बनता है, राज्य से फिर देश बनता है, देश से विश्व बनता है दोस्तों। ऐसे अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य से साम्राज्य के बारे में। आपको पता है कि एनसीईआरटी स्टोरी में लिखती है किताबों को, इसलिए ये शुरुआत भी क्वेश्चन से करती है। यहाँ पे देखते हैं रोशन नाम का एक लड़का है, वो क्या क्वेश्चन कर रहा है और क्या सोच रहा है। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। सॉरी रोशन, ये लड़की है। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर शेर क्यों बने हैं, ठीक है दोस्तों। ये रोशन नाम की लड़की है ना, इसे एक नोट मिला है। नोट में इसने देखा कि बाईं तरफ, ठीक है, अरे दाईं तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना है और बाईं तरफ शेर का चित्र बना है। तो ये सोचती है कि शेर का चित्र क्यों बना है। आइए हम देखते हैं रोशन के सवालों का जवाब क्या था। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाए। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा वो शेर जिसे हम लोग रुपयों पर देखते हैं। उन पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ये जो शेर थे उन्हें कहाँ स्थापित किया गया था? सारनाथ के स्तंभ पर, ठीक है। अध्याय 6 में हमने पढ़ा सारनाथ के बारे में। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसकी जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ये जो बनाया गया ना, किसके आदेश पर बनाया गया था, याद रखिए दोस्तों, सम्राट अशोक के नाम पर, ठीक है। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है या समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम जाने कि इस अभिलेख का मतलब क्या है। पहले हमें जानना है कि अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, ठीक है। अशोक जहाँ पर राज करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले ही की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। किसने? चाणक्य या और कौटिल्य, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, आप सब इनके बारे में जानते होंगे। यह नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में देखने को मिलते हैं। अगर आपको चाणक्य के बारे में जानना है अच्छे से तो आप उनकी अर्थशास्त्र की पुस्तक में इनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी उनमें पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में आया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसके पहले हम लोग जानते हैं कि वंश क्या है। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य वंश में 3 राजा महत्वपूर्ण हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उस बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है दोस्तों। इसे कहते हैं वंश। सॉरी दोस्तों, अगर आपको थोड़ी भी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, वो बैकग्राउंड कुछ आवाज़ें आ रही हैं घर के बाहर, तो अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है।
कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं और भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। मतलब हमको ये बताना है जो मैप है कि किन जगहों से अशोक के शिलालेख मिले हैं, और कुछ शिलालेख देश के बाहर भी मिले हैं, तो उस देश का नाम बताना है जहाँ से शिलालेख मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ऊपर था तक्षशिला उत्तर पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जो उज्जैन था ना दोस्तों, उज्जैन आपको पता होगा, बहुत फेमस है, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश बहुत ही फेमस है, भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जब भारत जाते थे उस रास्ते में हमें उज्जैन देखने को मिलता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ऐसा मानते हैं कि नगरों में कौन कौन रहा करते थे? व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ठीक है, क्या क्या बसे हुए थे? किसान और पशुपालकों के गांव। मध्य भारत जैसे इलाकों में, मध्य भारत आपको पता है दोस्तों मध्य भारत क्या है? मैं आपको मैप में ना थोड़ा सा, ठीक है देख लीजिए मैप, ये हिस्सा है मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत का ज़्यादातर क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। दोस्तों ये कॉमन सी बात है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बसेंगे तो भाषा अलग होगी, साथ में उनका रहन सहन अलग होगा, उनका पहनावा भी अलग होगा, बहुत सारी चीज़ें जो होंगी अलग अलग किस्म की देखने को मिलेंगी। ठीक है, और वो लोग अपनी जीविका कैसे चलाते थे? फल फूल का संग्रहण करके और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका वो चलाते थे। यहाँ भी हम देखते हैं प्रमुख नगर और अभिलेख। ये जो लाल बिंदु है ना, ये अशोक के यहाँ से मिले हैं शिलालेख। मनसेहरा, सबाजगढ़ी, टोपरा, बहापुर, मेरठ, कालसी, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया, नंदनगढ़, अरराज, पाटलिपुत्र, ये सारी चीज़ें जो भी डॉट किए गए हैं ना दोस्तों, वो क्या है? अशोक के शिलालेख यहाँ से मिले हुए हैं। पूरे बहुत सारे शिलालेख हैं, आप देख सकते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? अब वो जो रोशन का सवाल था ना कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, तो देखते हैं यहाँ पर। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़ा है, ओके दोस्तों आपको याद रखना है कौन बड़ा है? साम्राज्य जो है वो बड़ा है, किससे? राज्यों से। ठीक है, बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी। देखिए दोस्तों, राज्य में राजा होते थे, साम्राज्य में सम्राट होते थे। तो जो साम्राज्य है वो राज्य की तुलना में बड़ा होता था। साम्राज्य बड़ा है इसलिए सम्राटों को अधिक संसाधन की आवश्यकता पड़ती थी। जो भी सम्राट थे उन्हें राजाओं की तुलना में अधिक संसाधन की आवश्यकता पड़ती थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि देश में और राज्य में अंतर है। राज्य देश का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन देश है वो राज्यों का एक समूह है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो राज्य है वो उसे हम राज्य समझेंगे, वहाँ पे राजा होंगे, और जो देश है उसे हम साम्राज्य समझेंगे। साम्राज्य में कौन होगा? सम्राट होगा। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी। किन्हें दोस्तों? सम्राटों को। क्योंकि आपको पता है सम्राट बड़े हैं तो उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता महसूस होगी, साथ में उन्हें अधिक सैनिकों की आवश्यकता महसूस होगी और वो अधिक मात्रा में कर भी लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। पता है दोस्तों, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है, आंसर राइटिंग करने के लिए आता है, नेट एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, एसएससी, सीजीएल, फिर बैंकिंग, सारे एग्जामों में इसके बारे में पूछा जाता है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। आपको पता होगा दोस्तों, जो भी चीज़ें बड़ी होती हैं, विशाल मात्रा में होती है, उनकी नियंत्रण, उनके ऊपर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होती है। तो अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन होता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था।
जो भी पाटलिपुत्र का क्षेत्र था उस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, ये पाटलिपुत्र को आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इसे डिटेल में अच्छे से समझाया है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके मेरी क्लास 6 की प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर्स को अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि मैंने किस तरह से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। बस आपका एक काम है कि आपको मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही में जो भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करते रहना है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है। दोस्तों देखिए, कोई साम्राज्य है, बहुत बड़ा है, अलग अलग हिस्सों में बटा है, तो राजा क्या करेंगे, अलग अलग हिस्सों में अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और अलग अलग हिस्सों के अधिकारी अपने हिस्से से कर को वसूल करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। देखिए दोस्तों, कठिन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था कठिन थी, ठीक है। कर वसूलते थे तथा ऐसे व्यक्ति जो कि राजा की आदेशों की अवहेलना करते थे उन्हें दंड भी दिया जाता था। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जाहिर से बात है दोस्तों, अगर साम्राज्य में सम्राट सेनापति नियुक्त करेगा तो उनको वेतन भी देगा। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, ठीक है। संदेश वाहक भी थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। साथ ही में राजा है वो जासूस भी रखता था। वो जासूस इसलिए रखता था यह देखने के लिए कि क्या मेरे अधिकारी अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। इन सब के ऊपर था कौन दोस्तों, सम्राट, जो कि सबके ऊपर राज परिवार वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक लोग भी सब्सक्राइब करते हैं या इसको शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको चीज़ें बारीकी से समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरा मेन एम है कि आपको चीज़ें स्टोरी वे में समझाना, याद करवाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर आपको कई छोटे क्षेत्र और प्रांत भी दिखेंगे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ठीक है। इन पर कौन शासन करता था, तक्षशिला और उज्जैन जैसी राजधानियां इन पर शासन करती थी। मतलब जो छोटे छोटे प्रांत थे ना दोस्तों, प्रांत, उन पर कौन शासन करता था, उज्जैन और तक्षशिला जैसी राजधानी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य जैसे सम्राट था, उनकी कई पत्नियाँ होती थी, उनकी बहुत सारे बच्चे होते थे। तो सभी बच्चों को छोटे छोटे प्रांत में गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था जिससे कि वो वहाँ पर प्रशासन व्यवस्था संभाल सके। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। भले ही देखिए दोस्तों, एक साम्राज्य है लेकिन साम्राज्य में अलग अलग प्रांत है, अलग अलग प्रांत है तो उनकी संस्कृति परंपरा भी अलग अलग होगी। तो भले ही सबके लिए कानून एक था लेकिन कहीं ना कहीं वे जो प्रांत थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वे अपने नियम कानूनों को ही मानते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थी। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मौर्य शासक थे ना वो सिर्फ किस पर नियंत्रण करते थे, मार्ग और नदियों पर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो मार्ग और नदियाँ थी वो यातायात, आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत, उत्तर जो पश्चिम है ना इलाका, देखिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि हमारा जो देश का उत्तर पश्चिमी मतलब ये हिस्सा है ना, यहाँ से क्या मिलता था, कंबल। यहाँ से दोस्तों क्या मिलता था, कंबल। और दक्षिण भारत से क्या मिलता था, सोना। ठीक है, आया आपको समझ में? उत्तर पश्चिम से हमको मिलता था कंबल और दक्षिण भारत से मिलता था सोना। और देखिए कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था।
संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जो भी संसाधन है ना वो नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे, मतलब गिफ्ट मिला, गिफ्ट के तौर पर। क्या होता था ना, जैसे मगध साम्राज्य जैसा बड़ा साम्राज्य, तो वहाँ पर अक्सर कई मंत्रीगण आते रहते थे, ठीक है, यातायात के माध्यम से या आवागमन के लिए आते रहते थे, तो वो अपने साथ में नजराना लाते थे और वही नजराना साम्राज्य के लिए क्या बनता था, भेंट, नजराना संसाधन बनता था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। अंत में कौन से इलाके आते थे, जंगल वाले। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पता आपको इसमें क्या बताया जा रहा है कि कैसे मगध साम्राज्य ने देश के सभी हिस्सों पे शासन करने का विचार किया, कैसे उन्होंने छोटे छोटे प्रांतों पर अपना शासन किया। कई पाटलिपुत्र तो ऐसी जगह थी जहाँ से सीधे नियंत्रण किया जाता था, और कई प्रांतों में उन्होंने अपने बच्चों को गवर्नर बनाकर भेज दिया। इसके अलावा उन्होंने नदियों और मार्गों पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। उन्होंने इसीलिए अपना वर्चस्व बनाए रखा ताकि उनको यातायात और आवागमन के लिए मदद मिल सके, ठीक है दोस्तों। उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए, इसीलिए उनको नजरानी के तौर पर संसाधन प्राप्त होते थे, ठीक है। अब आता है जंगल, जंगल वाले इलाके। वहाँ पे जो लोग थे ना काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देंगे। देखिए दोस्तों, प्रशासन व्यवस्था कितनी सटीक और चतुराई वाली थी। जो भी जंगल का विस्तार था वहाँ के लोगों को उन्होंने स्वतंत्र रखा था। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य को जंगल से क्या क्या मिलता था, हाथी, लकड़ी, मधु और मोम। वो ऐसा सोचते थे कि हम इनको स्वतंत्र रखेंगे तो जंगल के जो लोग हैं हमको हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर देंगे। नजराना क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। जहाँ पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, कर है वो नियमित रूप से, नजराना एक अरबी वर्ड है, मतलब गिफ्ट, आप समझ सकते हैं। गिफ्ट, हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो गिफ्ट आपको डेली नहीं मिलते हैं, वो कभी कभी मिलते हैं। इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से ही इसे देते थे, ठीक है दोस्तों। नजराना जो है स्वेच्छा से दिया जाता था, ठीक है। कर भी स्वेच्छा से, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं कर देने के लिए दबाव बनाया जाता था, क्योंकि आपको कंपलसरी कर देना है। लेकिन नजराने के लिए ऐसा कोई भी दबाव नहीं बनाया जाता था। वे जो भी नजराना है वो सारे नजराने स्वेच्छा से राजा को दिए जाते थे। राजधानी में सम्राट, ठीक है। बहुत स्टोरी है दोस्तों, देखिए बताया है कि कैसे वो जो थे सम्राट लोग कैसे रहते थे, उनके बारे में बताया है। ये मैं आपको देती हूँ, ये आप पढ़ेंगे, स्टोरी ही है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अशोक। लेकिन इसके पहले आपको मुझे इनके आगे के 2 वंशज को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही हमने उनके बारे में पढ़ा, आपको कमेंट सेक्शन में इनके बारे में बताना नहीं भूलना है, ठीक है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन, अशोक। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको नोटबुक में लिखना है अशोक, फिर लिखना है सबसे प्रसिद्ध शासक, फिर लिखेंगे आप कि ये पहले राजा थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से। अब यहाँ पे आपको बताना है अभिलेख का मतलब। मैंने जब चैप्टर 1 की शुरुआत की थी ना, क्लास 6 के एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में ही अभिलेख के बारे में बताया था, ठीक है दोस्तों। फिर अशोक की जो अभिलेख थे उसमें कौन सी भाषा थी, प्राकृत और ब्राह्मी। साथ ही में दोस्तों आपको मैं 2 और काम देती हूँ, ठीक है। आपका 2 काम ये है कि आपको बताना है कि जैन धर्म अपनी शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा चुने थे, और साथ ही में बौद्ध धर्म ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार का माध्यम कौन सी भाषा को चुना था, ठीक है। संदेश देने के लिए कौन सी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितनी सीरियसली आप वीडियोज़ को देख रहे हो। अगर आप भूल गए हो तो रिवीजन करते रहिए, साथ में रिवीजन करने से आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। भूलना मत दोस्तों। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में कि अशोक जो है अभिलेख में कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध। अब अशोक का कौन सा युद्ध हम पढ़ेंगे, कलिंग युद्ध।
कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग किसका नाम है दोस्तों? उड़ीसा का। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकती हूँ, इसलिए अंडरलाइन कर लीजिए या तो नोटबुक में नोट्स बना लीजिए। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ये पूछा जाता है अशोक का कलिंग युद्ध की। ये जो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो अशोक का कलिंग युद्ध है ना, इस युद्ध ने अशोक का जीवन ही बदल दिया था। देखती है कैसे। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। ठीक है, अशोक को युद्ध पसंद था, वो युद्ध बहुत करते थे, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ ना तो उन्होंने देखा कि इतना खून खराबा हुआ, इतनी हिंसा हुई कि उनका युद्ध से दिमाग ही हट गया, मतलब नफरत होने लगी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक को किस युद्ध के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि वह अब जिंदगी में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे? तो आंसर होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख क्या कहता है? देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी ये न करें। ठीक है, युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अशोक ने किसे बढ़ावा दिया था? तो अशोक ने धम्म नीति को बढ़ावा दिया था। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ ना कि कलिंग, जब अशोक राजा बने, राजा के 8 साल बाद उन्होंने कलिंग विजय की। कलिंग विजय का मतलब था कि वहाँ पे उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की। लेकिन जब उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की तो उन्होंने देखा कि मैंने तो कितने लोगों को बंदी बना लिया और लाखों लोग मारे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? राजा। ठीक है, और प्रजा। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो उस शासन का मतलब, उस साम्राज्य का मतलब ही क्या होगा? तो ऐसे युद्ध का क्या मतलब जिसमें कई लोगों के प्रियजन की मृत्यु हो गई हो या कई लोग जो साम्राज्य का हिस्सा होने वाले थे उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे युद्ध का क्या मतलब? तो वही जो सम्राट अशोक है वो कह रहे हैं कि मैंने इसीलिए अभिलेख में उत्कीर्ण करवाया है कि आप सभी को, मतलब मेरी जो भी आने वाली पीढ़ी है, मेरे पोते या मेरे बेटे, उनके फिर पोते, सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी भी हिंसा को त्याग दीजिए और साथ ही में धम्म की नीति अपनाइए। ठीक है, तो ये अभिलेख उनका बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर उन्होंने उत्कीर्ण करवाया है। अब अशोक का धम्म क्या था दोस्तों? देखिए, देखते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं ना, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ये जो धम्म नीति थी ना दोस्तों, ये कुछ ऐसी पूजा पाठ की कर्मकांड की व्यवस्था नहीं थी, ये सिर्फ संदेश देने का एक माध्यम था। धम्म नीति मतलब अशोक द्वारा अपनी प्रजा को संदेश दिया जाता था। क्या संदेश दिया जाता था? बुद्ध के उपदेशों को दिया जाता था। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। अशोक को क्या महसूस हुआ दोस्तों कि ये जो हमारे साम्राज्य में इतना कूटनीति हो रहा है, ठीक है, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, दासियों के द्वारा दासों को इतना अत्याचार सहना पड़ रहा है, तो ये सभी से उनको छुटकारा देना, दिलवाना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। आज के ज़माने में भी आप देखेंगे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ना आपको दर्शन दिखेंगे। क्या होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु हैं आज के टाइम पर भी, जो कि वो अपने जो चेले लोग हैं उनके, या
जो उनके धर्म को अनुसरण करते हैं वो लोग जगह जगह पर जा करके उस धर्म के बारे में जानकारी देते हैं कि ये जो हमारे गुरु हैं वो बताते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए या कौन सा काम करें तो हमें सफलता मिलेगी, सारी चीज़ें। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ही ऐसा साम्राज्य था ना दोस्तों, अशोक ही ऐसा सम्राट था ना दोस्तों जिसने अपने संदेश को कई शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया था। ठीक है, उन्होंने निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, अशोक ने ऐसा निर्देश दिया कि अशोक जो भी चीज़ें अभिलेख और स्तंभ पे उत्कीर्ण करवा रहे हैं वो सभी की जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो स्तंभों को पढ़ के जानकारी ले लेंगे, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़कर सुनाया जाए ताकि उन्हें ये चीज़ें पता चले। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1 मार्क्स अपना कंफर्म कर लीजिए अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाती है तो। एग्जाम में पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने कौन से देश में अपने पुत्र पुत्री को भेजा था, या तो ये पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको टिक करना है श्रीलंका। अगर ये नहीं पूछा गया है तो ये पूछा जाएगा कि पुत्र का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था। तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को उन्होंने कहाँ भेजा था, श्रीलंका। उन्होंने सड़कें बनवाई, क्या क्या उन्होंने कार्य करवाए थे देखिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जाता है कि अशोक ने अपने प्रशासन काल में क्या क्या कार्य किया, तो सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, और इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। ठीक है, अपनी प्रजा के लिए उनका क्या संदेश था ये दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ये ब्राह्मी लिपि देवनागरी हम लिखते हैं ना, आ ई ई, ये है बांग्ला भाषा, ये है मलयालम, ये है तमिल, ये अलग अलग भाषाओं का प्रकार है। ठीक है, आओ हम देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि हमारा एम है हमें कंप्लीट एनसीईआरटी करवाना है, इसलिए हम एक्सरसाइज भी देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधे में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। आपको पूरा चैप्टर्स देखना है और उसमें से आपको ये उत्तर ढूंढ के लिखना है दोस्तों, ये आप लोग का होमवर्क है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूलते थे, कर। ठीक है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको चीज़ें याद होंगी। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, मार्ग और किस पर, नदियों पर नियंत्रण रखते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे, नजराना। क्या दिया करते थे दोस्तों, नजराना। ठीक है, बताओ कि वाक्य सही है या गलत। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था, यस राइट है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, नहीं दोस्तों। तो आप बताइए किसके विचार लिखे गए, आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। ठीक है, आपको जरूर आंसर देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, गलत। आपको सही इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ज़्यादातर ब्राह्मी में तो नहीं है, गलत, 2 भाषाओं में है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी, महत्वपूर्ण तिथि में देख लीजिए, 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो 6 है वो हमारा जो चैप्टर 7 है राज्य से साम्राज्य, ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी में सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करके फिर हम क्लास 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस दोस्तों मेरी आपसे एक विनती है कि आपको मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। आपको पता है मैं जितनी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, इतने डिटेल में, इतने अच्छे से मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ, एक एक टर्म, एक एक शब्द का मतलब मैंने आपको इतने अच्छे से बताया है। आप देख लीजिए, कहीं पर भी आप फीस पे करेंगे ना, आप कोर्स परचेज़ करेंगे, तब भी शायद ही आपको ये चीज़ों के बारे में नॉलेज मिले। ठीक है, तो बस आपको मेरी तरफ से, ठीक है, मेरे लिए आप लोग को बस यही काम करना है कि मेरे लेक्चर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जितनी भी एनसीईआरटी रिलेटेड नोटिफिकेशन है सारे आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही मैं आपको
हिस्ट्री रिलेटेड या तो एनसीईआरटी की किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी दोस्तों। मैं सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं पढ़ाती हूँ, मैं साथ ही में जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, मैं सारी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी आपको पढ़ाती हूँ। इसके साथ ही साथ में मैं 11, 12 फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा सकती हूँ। और इसी तरह बस आपको मेरा सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।